बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। नमस्कार। यहाँ पर आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट ईवीएस के आपके 30 क्वेश्चंस, 30 सवाल। आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस आप सही करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर ये जिस प्रकार से क्वेश्चंस आपके सीटेट में पूछे जाते हैं बिल्कुल वही पैटर्न है। यहाँ पे कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम आपको यहाँ पर बताते चलेंगे। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर मेंशन्ड है, बहुत अच्छे से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पूछा है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। हम आपको बता दें 1 से 2 सवाल हर एक पेपर में, 1 से 2 सवाल आपका ये जो मैपिंग स्किल है वहाँ से पूछा जाता है। 1 से 2 सवाल आपका वो जो एक टाइम ट्रेन वो वाली चीज़ें होती हैं वहाँ से पूछा जाता है, या फिर दिशा को लेकर के बात की जाए कि इतने बजे इस ट्रेन से चला, इतने बजे नेक्स्ट डे पहुँचा, वो वाले सवाल। तो इन सभी को हम आपका इस पूरे सेशन के ड्यूरेशन में या इसके बाद जो भी सेशंस होंगे उसमें हम आपका प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर स्थिति को लेकर के, तो एक यहाँ पर बहुत अच्छे से हम चीज़ों को ड्रॉ कर लेते हैं। स्थिति के बारे में अगर हमें समझना है तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है यहाँ पे, और ये साउथ है। इन्होंने कहा है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा रिलेटिव टू बिहार। अगर हम बिहार की बात करें तो अगर हम मान लेते हैं कि बिहार हमारा यहाँ पे है तो जम्मू कश्मीर यहाँ पे पड़ेगा। आपको बहुत अच्छे से पता है जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे पड़ेगा और जो गोवा होगा वो यहाँ पे पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब देखेंगे तो ये वाली दिशा जो है वो नॉर्थ और वेस्ट आ गई, जो जम्मू कश्मीर को बता रही है। नॉर्थ और वेस्ट का मतलब होता है उत्तर और पश्चिम। वहीं यहाँ पर बिहार है, इसके सापेक्ष अगर हम इधर की स्थिति देखेंगे तो ये आपका वेस्ट हो गया और ये आपका साउथ हो गया, यानी कि साउथ वेस्ट। तो आपको एक ऑप्शन बहुत अच्छे से यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ध्यान दें, मैप को ज़रूर करते रहें। ऐसे में हम लाइव में भी आकर के मैप को सॉल्व करना आपका बता देंगे। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन विल बी स्लोवेस्ट। सबसे कम कब होगा। वाष्पीकरण क्या है आपका, जब हम एक वाटर बॉडी की बात करते हैं वहाँ से सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ रही होती हैं उसकी सतह पर, तो भाप बन करके जो पानी है भाप बन के ऊपर उठ रहा होता है, ऊपर जा करके उसका कंडेंसेशन या संघनन होता है। संघनन के बाद हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है वर्षण। वर्षण का ही एक भाग है वर्षा, रेनफॉल। ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और वही रेनफॉल के बाद वो सारा का पानी, जो पानी बारिश होती है वो जाकर के फिर से वाटर बॉडी में मिल जाता है। इसे ही हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। तो एक चक्रण मतलब यहाँ से गया उठ करके और फिर से वापस आ गया। यहाँ पर वाटर आपका वाटर बॉडी थी, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, और ये फिर से चीज़ें वापस आपको देखने को मिल गई। तो इन्होंने कहा कि सबसे धीमा कब होगा। सबसे धीमी होने की स्थिति ये है जब सतह का क्षेत्रफल और तापमान दोनों में कमी हो। सीधी सी बात है, अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो ऐसे में वाष्पीकरण की दर भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर क्षेत्रफल कम है, वाटर बॉडी का जो साइज़ है वो कम है, तो ऐसे में जो हमारा वाष्पीकरण की दर है वो भी कम देखने को मिलेगी। स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता आखिर क्या कहलाती है। इन्होंने जो यहाँ पर पूछा है दिशात्मक चित्रण कौशल बोला है, स्थितीय कौशल और ग्राफिक कौशल। अगर हम इस सवाल की बात करें, यहाँ से स्थान है, दूरी है, दिशा है, इन्हें हम मैपिंग स्किल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मैपिंग स्किल के नाम से जानते हैं, और इसे ही हम लोग चित्रण कौशल कह देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है, इसे इलस्ट्रेशन स्किल करके भी बोल देते हैं, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए ईवीएस की सिफारिश की थी। सबसे पहले ईवीएस की सिफारिश की थी वो भी प्राइमरी लेवल पर। इनमें से किस एनसीएफ ने, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने 2005, 1988 बोला हुआ है, 2000 बोला हुआ है, या फिर 1975 बोला हुआ है। ये आपके ऑप्शंस इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। अगर हम यहाँ से बात करें तो सबसे पहले एनसीएफ 1975 ने इस बारे में उद्घोषणा की थी कि ऐसे में, या फिर बताया था, या फिर उसमें ये बात कही गई थी। उसके बाद तो सारे एनसीएफ में ये चीज़ें जो है वो शामिल होने लगी। कहते हैं भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लेकर के या शिफ्ट कल्टीवेशन, तो हम जब देखेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन को, नॉर्थ ईस्ट हमारा, जी हाँ, भारत के मैप को लेकर के अगर हम बात करें तो इस वाले एरिया की बात की जा रही है। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ठीक है। तो इस वाले एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे हम झूम खेती बोलते हैं, जिसे हम स्थानांतरित खेती बोलते हैं, यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ से आपको देखने को मिलती हैं जब हम एक झूम खेती की बात करते हैं। टैग वर्ड्स का एक वीडियो आएगा, उसमें हम आपको सारी चीज़ें समझाएंगे कि कैसे कैसे क्या कुछ झूम खेती में होता है।
एक और सवाल पर हम आपको लेकर के चलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन आपका आंसर हो जाएगा। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से करेक्ट नहीं है? आपसे बोला है इनमें से कौन सा सही नहीं है। सारे ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे से विजिबल होंगे। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। जो बांध हैं वो आपके डैम्स एनकरेजेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पानी हवा को प्रदूषित नहीं करता है। और आगे ऑप्शंस भी इनमें इन्होंने दे रखे हैं। जल विद्युत सुविधाओं में बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग करते हैं। अगर हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो ए आंसर इन्होंने लिखा है वो कैसे हम आपको बता रहे हैं। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, हम ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि बांध जब बनाए जाते हैं तो आप देखिएगा आसपास के पेड़ पौधे वहाँ पर काटे जाते हैं। आसपास का जो क्षेत्र होता है, बाढ़ में जब उस डैम में पानी भरेगा, बाढ़ आएगी तो आसपास के क्षेत्र जो है वो उसमें डूब जाते हैं। तो हम इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहेंगे और इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो पहला हो जाएगा। आगे चलते हैं हम आपको लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे इन्होंने पूछा है ग्रीन हाउस गैस या गैसेज इनमें से कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प या फिर इनमें से सभी? जब हम ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन भी है आपका, CFCHCs जो होती हैं आपकी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी गैसेज इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो इनमें से जो हमें आंसर देखने को मिलेगा जलवाष्प के साथ में सभी गैसेज इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। भारत में ठंडा रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होता है? आपसे इन्होंने पूछा है क्या कारण है? तो हम आपको बता दें, होता यही है, ठंडे रेगिस्तान हिमालय के वृश्चिक छाया में होते हैं। वृश्चिक छाया क्या है? ये चीज़ यहाँ से, ये एक पर्वत है जो इस समय मैंने आपको ये दिखाया हुआ है। इसमें जो बारिश की बूंदें होती हैं या जो हवा है, जो नमी है, नमी युक्त हवा आप यूं बोल लें इसे, तो वो क्या होता है, जब पर्वत के इस भाग से टकराता है तो इस एरिया में बारिश करता है, इस एरिया में बारिश करेगा। जब ये हमारे इधर की तरफ आती हैं तो इनमें नमी जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है और ये वाला पूरा एरिया जो है वो रेन शैडो इफेक्ट में आता है। रेन शैडो रीजन के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में वृश्चिक छाया क्षेत्र बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं हम लोग। ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ से चीज़ें क्या हो जाएंगी आपकी, यही कारण है कि जब हम बात करते हैं हिमालय के उस पार तो वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। आपका सही जवाब जो है वो भी हो जाएगा। देखिए मैंने बताया हुआ है इसमें कि क्या होता है, किसी पर्वत के पवन विमुखी ढलान यानी कि लीवर्ड स्लोप करके बोलते हैं, वहाँ वर्षा बहुत कम होती है और बाकी चीज़ों में जो है वर्षा आपको जहाँ से टकराएंगी हवाएं वहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्या कारण है पीले होने का ताजमहल के? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोला है, सल्फर डाइऑक्साइड बोला है, आपका सल्फर है या क्लोरीन करके इन्होंने लिखा हुआ है। तो जब हम बात करते हैं जल के साथ में, यही सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 अभिक्रिया करके HNO3 बनाता है। माफ़ी चाहेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये आपका H2SO4 बनाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और यही क्षरण या क्षीर करने के लिए, इमारतों के पीला होने के लिए, आप इमारतों को पकड़िए, पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उस पर जाइए, आप अपने हाथ को उस पर रगड़िएगा ऐसे में, तो भुरभुरी होकर के वो गिरने लगती हैं। इसके पीछे का कारण यही सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। आगे लेकर के आपको चलते हैं, गोलकुंडा किला आखिर किसने बनवाया था? हु बिल्ट दी गोलकुंडा फोर्ट? तो ये काकतीय वंश के द्वारा जो है वो देखने को मिलता है। ये बात है 1190 की। ये जो लिखा हुआ है ये 1190 ईस्वी लिखा हुआ है और पूरी कहानी यहाँ पर बताई गई है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जब हम काकतीय वंश को लेकर के बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक भाग के स्वामी वारंगल के काकतीय हुए और दूसरे द्वारसमय के होयसाल और तीसरे के देवगिरी के यादव। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं जब हम कल्याण के चालुक्यों के साम्राज्य को टूट करके बिखरने के बाद की बात करते हैं। ठीक है, आगे इसमें कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हो? आप इस बारे में क्या सोचते हो कि ये जो परिवार की परिभाषा है वो गलत है? रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण जो है वो आपका इंक्लूसिव यानी समावेशी नहीं है, या परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि परिवार का गठन करते हैं, दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह विस्तारित परिवार है, इन्होंने बोला हुआ है। और इन्होंने कहा है कि जो परिवार है वो पिता, माँ और उनके एकल बच्चे जो है वो परिवार का गठन करते हैं। हम आपको बता दें, जो परिवार की शुरुआत होती है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, यह बात इन्होंने कही है। मतलब क्या है इसका?
परिवार की परिभाषा गलत नहीं है। परिवार आप एकल परिवार, संयुक्त परिवार करके बोल देते हो, वो परिभाषा गलत नहीं है, लेकिन समावेशी नहीं है। इसके कहने का मतलब ये है कि इसके अलावा भी परिवार की परिभाषाएं हैं। एक परिवार में मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं, हस्बैंड और वाइफ, वह भी परिवार ही होता है। उसके बाद फिर उनके बच्चे ऐसे में देखने को मिलेंगे, फिर दादा दादी, ये भी लोग अगर शामिल हो जाते हैं तो वो एक जॉइंट फैमिली, एक संयुक्त परिवार में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि एक समावेशी दृष्टिकोण नहीं है जो देखने को हमें नहीं मिल रहा है। आगे चलते हैं, कहते हैं निम्नलिखित में से अदिश राशि पूछा है, द्रव्यमान है, गुरुत्वाकर्षण, संवेग और भार करके बोला हुआ है। तो यहाँ पर द्रव्यमान जो है वह हमें एक अदिश राशि देखने को मिलेगी। ठीक है, दिशा को लेकर के बात करते हैं हम और आयाम को लेकर के ऐसे में बात करते हैं। आगे चलते हैं इसमें एक और क्वेश्चन की तरफ। एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है, उस वस्तु को आखिर हम क्या कहेंगे? एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच नो रे ऑफ लाइट कैन पास इज कॉल्ड ओपेक होता है, ट्रांसक्यूलेंट करके बोला हुआ, ट्रांसपेरेंट बोला है, या कॉन्वेक्स करके लिखा है। जो प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती उसे हम लोग ओपेक बोलते हैं। ओपेक का मतलब ही होता है पारदर्शिता, जिसके पार जो है देखा ना जा सके। कहते हैं पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। चंद्रमा की सतह पर अगर 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का अगर भार आपका 50 किलो है, तो अगर चंद्रमा पर हो जाता है तो उसका 1/6 वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर वहाँ से यहाँ की बात करें तो 1/6 जब आप करेंगे तो आपको यहाँ से क्या देखने को मिलेगा? 60, क्योंकि सीधा सा है 10, आपका 10 छक 60 होता है। पृथ्वी से देखिए, अर्थ से जब हम मून पे गए तो 1/6 हो जाएगा, और जब मून पे अगर उसका 10 किलोग्राम है तो वही 1/6 वाला जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, अगर यहाँ 60 है तो यहाँ पर 1/6 यानी 10 मिलेगा। अगर यहाँ पर उसका भार 10 है तो यहाँ 60 मिलेगा। तो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से आंसर सी हो जाएगा। आगे आपको लेकर के हम चलते हैं एक अगले सवाल की तरफ। एक विलेय का विघटन दर निर्भर करता है। विघटन दर मतलब उसका जो डिसोल्यूशन रेट है, आखिर वो किस पर उसकी डिपेंडेंसी होती है? प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस एरिया या फिर लोड की बात की है। तो विलेय की अगर हम बात करें, ऐसे में विघटन दर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आखिर वहाँ का सरफेस एरिया कितना है। आपको याद हो भी एक सवाल मैंने आपको बताया है कि वाष्पीकरण ज़्यादा होगा अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया पर सीधे सीधे जो है वो डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी युक्ति जो है वो सबसे बेस्ट होगी? कक्षा में बहस आयोजित करना। कहीं भी बहस लिखा हो तो आप ये बिल्कुल ना समझिएगा कि नेगेटिव टर्म है। बहस का मतलब होता है डिबेट, और ये पॉजिटिव टर्म है, ध्यान रहे। ग्रुप डिस्कशन, पोस्टर मेकिंग बोला है, या फिर हेल्पिंग चिल्ड्रन अडॉप्ट एंड नर्चर प्लांट। सबसे बड़ी चीज़ होती है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। और जो डी ऑप्शन है वो क्या कर रहा है? बच्चों से कहो पौधे को अपनाएं और उन्हें पोषित करने में मदद करें, नर्चर करने में मदद करें। सबसे बेस्ट हमारा आंसर यही होगा। हम आपको आगे लेकर के चलते हैं एक और सवाल की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछे हैं, ये डी पर ध्यान दीजिएगा कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में, यहाँ पर कर देते हैं, पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। कहीं भी इंस्पेक्शन के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। शिक्षण अधिगम की रणनीति, इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो करेक्ट नहीं होगा? तो समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर, ये तो अच्छी बात है। वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आगे है बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और काम करने में सक्षम बनाया जा रहा है कि भाई जानकारी इकट्ठी करो, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलती है जिससे कि वो पीड़ित हैं। तो ये चीज़ यहाँ से अलग हो जाएगी, क्योंकि कहीं भी यहाँ पर सर्वे इज़ नॉट मेंशन्ड इन द टेक्स्ट बुक। सर्वे की बात नहीं की गई है। वो एक टीचर है, ये बात भी याद रखिएगा, वो एक डॉक्टर नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो इन सब चीज़ों को अगर बेस माना जाए तो आंसर हमारा जो है यहाँ से जो शामिल नहीं होगा वो डी होगा। आपसे कहते हैं कि आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में निम्नलिखित में से प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग है, बिजली झटका, सड़क दुर्घटना के साथ अपने एक्सपीरियंसेस सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, मौजूदा समझ का आकलन किया, समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की, और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए LPG और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। ये जो भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं
लोकप्रिय द्वारा अपनाया गया उपयुक्त दृष्टिकोण इनमें से कौन सा है? आखिर ये क्या है जो चीज़ें यहाँ पर उसके द्वारा देखने को ऐसे में मिल रही हैं? तो अगर हम यहाँ से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण अनुभवात्मक है, अन्वेषणात्मक है, मानववादी है। देखिए, बच्चों ने आग है, बिजली है, झटके है, सड़क दुर्घटना, इन सभी का अनुभव सुनाया है ना। क्या बोला है? इन सभी का अनुभव सुनाया है ना। तो यहाँ पर आगे कहते हैं संज्ञानात्मक। फिर ये क्या कहते हैं, पहलुओं पर चर्चा की और सारी चीज़ें इन्होंने उसका इस्तेमाल भी किया। संज्ञानात्मक है, एक्सपीरियंस वाली बात बोली है, एक्सप्लोर किया है। अन्वेषणात्मक, एक्सप्लोर किया है, और एक ह्यूमनिस्टिक करके दिया हुआ है। अब दो ऑप्शंस आपके एकदम से नज़दीक नज़दीक बन रहे हैं। एक तो अनुभव वाली चीज़ें, दूसरा है अन्वेषण दृष्टिकोण बोला हुआ है। हम आपको बता दें, इन्होंने कहा है, आगे बोला है कि उन्होंने प्रश्न पूछने, मौजूदा समझ का आकलन किया, समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग, क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा निर्देशों को लेकर के बात की। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर वाली चीज़ें तो आपका बताती हैं अनुभव के आधार पर, लेकिन जो अभी मैंने पढ़ा ये कहीं ना कहीं एक एक्सप्लोर करने की बात है। अन्वेषण पे ना जाइए, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना, इलैबोरेट करना, डिटेल में पढ़ना, अनुभव के साथ में पढ़ना। तो सही जवाब आपका यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। कारण क्या है? सस्ता और सुलभ है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं, उनके पास समय है, ज़रूरी नहीं है ऐसा। वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर मिलता है। हम आपको बता दें, यह एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। कहीं भी अगर अपॉर्चुनिटी की बात की गई है कि सीखने का अवसर मिलना, यानी कि वहाँ पर अगर कहीं भी अपॉर्चुनिटी टू लर्न है, कहीं भी लिखा है अपॉर्चुनिटी टू लर्न इन रियल सिचुएशन, तुरंत लगाओ आप उसे आप तुरंत आंसर में लगाइए और आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहते हैं, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का मतलब आखिर क्या है? तो मतलब इसका यही है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम, मतलब क्लासरूम को आप बाहर के एनवायरनमेंट से जोड़ रहे हो। समझ में आ रहा है? क्लासरूम के चीज़ों को बाहर, यानी पाठ्यपुस्तक, क्लासरूम को हम पाठ्यपुस्तक के ज्ञान से जोड़ते हैं और बाहर की चीज़ों को हम जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ से जोड़ते हैं। मतलब कहने का यही है कि हम पाठ्यपुस्तक से कहीं ना कहीं बाहर जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, गोइंग आउट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अक्सर गलतियाँ यहाँ पर आप ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार। अच्छा, सवाल फिर से रिपीट हो गया। चलिए, कोई समस्या नहीं है, आपका सवाल का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, समावेशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम आपको लेकर के निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस की गतिविधि या गतिविधियाँ हैं? रीडिंग पिक्चर्स, फील्ड एक्सकर्शंस करके बोला, यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, या फिर इनमें से सभी। तो हम ईवीएस की गतिविधि की बात करें तो हम इन सभी चीज़ों को यूज़ में लेकर के आएंगे, कोई समस्या नहीं है। लगा दीजिए डी आंसर यहाँ से। ठीक है जी, डी हो जाएगा सबसे लास्ट वाला। आगे लेकर के चलते हैं 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक बच्चों के सम शिक्षण का कारण बन सकता है। सम शिक्षण का कारण बन सकता है, एक समान शिक्षण का कारण बन सकता है। कब? जब यह एकीकृत हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। इंक्लूसिव हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। थीमेटिक, विषयगत बोला हुआ है कि विषय के हिसाब से चीज़ें पढ़ाओ। तो इनमें से सभी जो है ऑप्शंस जो है वो हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं। आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं आपसे, ईवीएस के पाठ्यपुस्तकों में सपेरों का अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। किसके प्रति? कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं, और उन्हें अपने आजीविक से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। भाई देखिए, उनको भी सुरक्षित रहने का, उनको भी जीने का अधिकार है। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन हमें मिलेगा वो सी मिलेगा कि उनको नुकसान जो है वह ना पहुंचाया जाए। विद्यालय में मिड डे मील के समय कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा? इनमें से सबसे मोस्ट रेलेवेंट होगा, सबसे प्रासंगिक कौन सा होगा जो सबसे सही हो? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बोला हुआ है। ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। अब ये भी क्या बोला मैंने, कहीं भी अपॉर्चुनिटी की बात हो, क्वेश्चन में आपसे पॉजिटिव पूछा है, आपको ऑप्शन में पॉजिटिव मिला, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, तुरंत उसे आप लगाइए और आगे बढ़िए। सबसे बेस्ट क्या होगा? अब मिड डे मील से कैसे जोड़ोगे? भोजन, पोषण, न्यूट्रिशन। बेटा आज आपने ये खाया, इसमें ये है, इसमें प्रोटीन है, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट है, इसमें ये है, इसमें वो है, ये चीज़ें आप बता करके क्या कर सकते हो, उसे आप शिक्षण अधिगम से जोड़ सकते हैं। ये बोझ के बिना सीखना का क्या मतलब है? स्कूल बैग का कम वजन बोला हुआ है।
पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम करना, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, या फिर इनमें से ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी ये सवाल बहुत गलत होता है आपका। बुक में ज़रूरी नहीं है जो आपका आंसर हो वो सही ही हो, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जो एक्सप्लेन किया जा रहा है, उन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। आपको हम बता दें, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल है, उससे भी आप ज़रूर जुड़ें। महत्वपूर्ण अपडेट्स, पीडीएफ फाइल्स, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें हम वहाँ पर आपका भेजते रहते हैं, तो उससे आप ज़रूर जुड़िए। जब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं तो सी ऑप्शन में लिखा है अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। बोध का मतलब होता है नॉलेज होना, अबोध बालक मतलब होता है जिसको अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो सीधा सा है कि बोझ के बिना सीखने का मतलब यही है कि बच्चा अभी स्टार्टिंग स्टेज में है सीखने के। तो ऐसे में बोझ के बिना सीखने का मतलब सीधे सीधे भार को कम करने की ज़रूरत है, वो भी अबोध का। ठीक है, ज़्यादा ही नहीं, स्टार्टिंग में ही आया और आपने सारी चीज़ें उस पर लादनी शुरू कर दी। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का मतलब क्या होता है? समूह में सीखना, समूह का मतलब है सहयोग। जहाँ समूह वहाँ सहयोग, जहाँ सहयोग वहाँ समाज, वहाँ सामाजिकता। इस चीज़ का आप अच्छे से याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन को देखिए, सहयोग के मूल्यों को लागू करना, एक साथ काम करना प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने में और सीखने में सक्षम बनाता है। कहीं भी अगर एक्टिव तरीके से सीखने की बात है, कहीं भी सहभागिता की बात है, सहयोग की बात है, समाज में सहयोग की बात है, ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं, इन्हें अपने आंसर में आप तुरंत लगाइएगा। बाला का पूर्ण रूप क्या? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाला? बाला क्या है आपका? बिल्डिंग एज आ लर्निंग एड। इसे क्या बोलते हैं? अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। जो बाला का फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? बिल्डिंग एज आ लर्निंग एड। ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आपको लेकर के चलते हैं। आखिर अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? आखिर वैकल्पिक ढांचे का मतलब क्या है? तो इन्होंने इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, विचार और अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा जो आयोजित विचार है, या फिर सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो वैकल्पिक ढांचे की अगर हम जब बात करते हैं तो सही जवाब यहाँ से मिलेगा विचार या अवधारणा औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। अलग इसलिए बोला गया है क्योंकि वैकल्पिक बोला है। विकल्प का मतलब ही होता है किसी और ऑप्शन को आप ढूंढ रहे हो, किसी और ऑप्शन को। जैसे चाय का विकल्प क्या है? आप कॉफ़ी पी लिया, आप ऐसे में, आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपने किसी एक पेन को यूज़ किया, एक कंपनी का, किसी दूसरे पेन को आप यूज़ करने लगे ऐसे में विकल्प के तौर पर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी जा रही है सीएनजी वाली, पेट्रोल भी है उसमें, सीएनजी भी है ना? दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल गई। आगे आपको हम लेकर के चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। लिखा है 30 नंबर में कि महिलाएं जो है वो पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं। यह एक क्या है? वुमेन्स आर माफ़ी चाहेंगे, वीकर देन मेन। दिस इज अ मिथ, साइंटिफिक फैक्ट बोला है, स्टेरियोटाइप्ड परसेप्शन बोला है, या सुपरस्टिशन करके बोला है, जिसे अंधविश्वास कहते हैं। यहाँ पर मिथक या मिथ है, ये हम पहले से ही मानते चले आए हैं। हमारे समाज में पहले से ही ये चीज़ें व्याप्त रही हैं कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, इसीलिए इसे हम मिथ मानते हैं। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। स्टेरियोटाइप में क्या होता है? जब एक करंट सिचुएशन हो और दोनों में हम अंतर कर रहे हों। ठीक है, फिलहाल के लिए एक मिथ के रूप में ये चीज़ें हमें जो है वो देखने को मिलेंगी। 30 में कितने सवाल सही किए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला सेशन 7:30 बजे ऐसे में हम आपसे मिलेंगे लाइव में। हिंदी का सेशन आपका चलने वाला है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बाकियों तक भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो फर्स्ट टाइम भी इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं। अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए हम आपसे मिलेंगे जल्दी एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।